हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड ऑन एजुकेशन। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते समय साथ में सेंटेंसेस भी बनाइएगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने में आपको आसानी भी आएगी। पहला ईडियम जो हम कवर करेंगे वो है लर्न बाय रोट। इसको हिंदी में कहते हैं रट्टा मारना या रटना। अब देखो, ये बात ध्यान से सुनना। कई बार ना लोग लर्न बाय रोट को कंफ्यूज कर देते हैं लर्न बाय हार्ट से। उनको कहना होता है रटना या रट्टा मारना, तो उसमें कुछ लोगों को लर्न बाय रोट के बारे में पता होता है, वो समझते हैं लर्न बाय हार्ट भी सेम ही है, बट दोनों के बीच में डिफरेंस है और इस वीडियो में मैं आपको वो डिफरेंस के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, पहले तो ये समझ लो लर्न बाय रोट का क्या मतलब होता है। व्हेन यू लर्न बाय रोट मतलब कि आप बस मेमोराइज कर रहे हो उस चीज़ के बारे में बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में विचार करे, बिना ये समझे कि वो है क्या। फॉर एग्जांपल, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, ठीक है, आपने सारे साल कोई पढ़ाई नहीं करी, एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहे हैं, इमीडिएटली आपको कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको लगता है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? यू विल लर्न बाय रोट। आपको समझ नहीं आ रहा कि वर्ड्स का मतलब क्या है, बट आप बस शब्दों को मेमोराइज कर रहे हो मैकेनिकली विदाउट एनी लर्निंग प्रोसेस। रट रहे हो, इन ट्रू सेंस रट रहे हो। तो कई लोगों को ये पता नहीं होता कि रटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हेयर इज़ द ईडियम। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस में बताता भी हूँ कि इसको यूज़ करना कैसे है आपको। ठीक है, पहली बात, ये तो आप कई बार किसी को कह भी सकते हो, इफ़ यू लर्न थिंग्स बाय रोट यू विल नेवर अंडरस्टैंड देम। कभी भी अगर आप कोई चीज़ को रटने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं पाओगे कि वो है क्या, उसको कभी यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेकंड है कि ही हैड टू लर्न ईडियम्स बाय रोट बिकॉज ही डिडेंट वॉच प्रशांत वीडियोज़ ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आप लोगों को वो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो यू विल हैव टू लर्न बाय रोट, रटना पड़ेगा और रटने से अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं, उनको यूज़ कैसे करना है यह समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सो दिस इज लर्न बाय रोट। द नेक्स्ट इडियम इज लर्न द रोप्स। लर्न बाय रोट और लर्न द रोप्स दोनों सिमिलर साउंड करते हैं। एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो, बाकी सेंटेंसेस बनाओगे कंफ्यूजन इरेडिकेट हो जाएगा। ऑलराइट, लर्न द रोप्स का मतलब होता है ये समझना, ये सीखना कि किस तरीके से एक काम को प्रॉपरली आप अंत तक पहुंचाते हो, ये समझना कि आखिर चीज़ें काम करती कैसे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कोई नई चीज़ सीखना और प्रॉपरली सीखना कि वो कैसे की जाती है। इसका ओरिजिन क्या है? लर्न द रोप्स, रस्सियाँ कहाँ पे आ गई यहाँ पे? देखो, पुराने ज़माने में जिस तरीके से आज कल जो हमारी शिप्स हैं वो किस पावर पे चलती है, ज़्यादातर स्टीम पे चलती है या फॉसिल फ्यूल पे चलती है। पुराने ज़माने में ऐसा था नहीं। पुराने ज़माने में तो विंड पे डिपेंड करती थी कि शिप कहाँ जाएगी, किस स्पीड से जाएगी। तो विंड का यूज़ कैसे करना है, उसमें रस्सियों का खेल बहुत होता था, क्योंकि आपने कपड़ा लगा दिया, कपड़े पे विंड हिट करेगी, ठीक है, तो नीचे आपको रस्सियों से खेलना होता था, उनको ऐसे मैनेज करना होता था कि विंड जिस दिशा में भी जा रही है आपको मैक्सिमम वहाँ से एक पावर मिले ताकि शिप आगे बढ़ सके। ऑलराइट, तो ये भी अपने आप में एक काम था, उसको सीखने का तरीका था। तो लर्न द रोप्स ही वहीं से ही आता है कि ये सीखना कि आखिर कोई काम करना कैसे है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है बहुत ही बढ़िया। द इंटर्न विल हैव टू लर्न द रोप्स क्विकली। तो इंटर्नशिप कर रहा है कोई आदमी किसी कंपनी में, तो उसको जल्दी से समझना होगा कि वहाँ पे काम कैसे होता है, हाउ आर थिंग्स डन ओवर देयर। ऑलराइट, तो दिस इज लर्न द रोप्स। अब दोनों इडियम्स में डिफरेंस जो है याद रख लेना, लर्न बाय रोट्स एंड लर्न द रोप्स। अगला इडियम बहुत बढ़िया है, ईगर बीवर। देखो, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कीन हो, एंथुजियास्टिक हो, जोश से भरा हुआ हो और मेहनत करने को तैयार हो, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे। तो देखो, पहली बात तो ईगर का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो। ठीक है, ही इज़ वेरी ईगर, वो वेट नहीं कर पा रहा उसके लिए, काफ़ी एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए, एंथुजियास्टिक है। बीवर क्या होता है? बीवर को हिंदी में हम कहते हैं ऊद बिलाव, ये होता है बीवर। यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। इंडिया में ये पाए नहीं जाते, ये ज़्यादातर मिलते हैं कनाडा या जो नॉर्दर्न साइड में जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़, वहाँ पे मिलते हैं। और इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डैम्स बना देते हैं। जी हाँ, ज़्यादा बड़े तो नहीं, ऑफ कोर्स इंसानों जैसे डैम तो नहीं बना पाएंगे, मगर छोटी नदियों में ये लकड़ियों को काट काट के, अपने दांतों से लकड़ियाँ काटते हैं ये, और बहुत मेहनत करते हैं,
दिन रात लगे रहते हैं, एक यूनिट में काम करते हैं, ऐसे लगता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन है और मिल के एक छोटा सा लकड़ियों का डैम बना लेते हैं। अगर आपका मन करे तो वीडियो ख़त्म करने के बाद अलग से नेशनल जियोग्राफिक पे इनके बारे में जानिएगा कि बीवर्स क्या होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रीचर्स होते हैं ये। सो इन्हीं को देखते हुए इनका जो काम के प्रति उत्साह है, जितना ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कितना ये काम के प्रति ये जोश से भरे होते हैं, उसी को देखते हुए ये ईडीएम बनाया है, ईगर बीवर। ठीक है, तो अब इस पर एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। ईडीएम बढ़िया तो सेंटेंस भी बढ़िया होना चाहिए। I was a real eager beaver during my first year of university. By my third year, I was bored. ये सबके साथ होता है ऑफ कोर्स। पहला साल होता है किसी भी चीज़ के, जो पहले दिन होते हैं, वी आर वेरी enthusiastic, हम सोचते हैं वी आर लाइक ईगर बीवर्स, हम हार्ड वर्क करने को तैयार होते हैं, वी आर एक्साइटेड। बट एज थिंग्स गो ऑन, जो एक्साइटमेंट था, जो जील थी, जो एंथुजियाज़म था, वो क्या करता है, इट वेन्स डाउन, कम होना शुरू हो जाता है। सो हमें क्या करना है, we should always be eager beavers, we should always be enthusiastic, and we should be ready to work hard. Alright, the next idiom is make the grade. इसका मतलब होता है कोई एक certain required standards को meet करना। मतलब कि जब आप कुछ ऐसा करते हो जो satisfactory हो, और जैसे कोई भी एक required standard हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको 12th में 90% मार्क्स चाहिए और आप 91% ले आते हो या 90% भी ले आते हो, तो क्या होगा, यू मेड द ग्रेड। ऑलराइट, बट इस ईडीएम को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं नेगेटिवली। मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब बता दिया, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। 90% ऑफ द टाइम्स जब आप इस ईडीएम को देखोगे तो लिखा होगा कि ही फेल्ड टू मेक द ग्रेड या ही कुडंट मेक द ग्रेड। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये भी है कि ग्रेड को लोग देख के कहेंगे कि शायद जो एग्जामिनेशन में ग्रेड मिलता है ABC, A+B+, उससे रिलेशन होगा। इसका नहीं। अमेरिकन इंग्लिश में ग्रेड को किसी स्लोप के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई एक इंक्लाइंड स्टेप, एक स्टीप सा कोई एक इंक्लाइंड सी कोई सड़क हो, उसके लिए भी ग्रेड यूज़ करते हैं। तो अगर मान लो किसी कोई रेलगाड़ी आ रही है, कोई ट्रेन है, उसको ये जो यहाँ पे स्टीप इंक्लाइन है इस पर चढ़ना है, तो एक रिक्वायरमेंट है कि आगे उसको आगे अगर बढ़ना है, एक सेटिस्फैक्ट्री काम उसने कर लिया है, इसका उसको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो उसको ये स्टीप इंक्लाइन चढ़ना होगा। दिस विल मेक द ग्रेड, राइट। तो यहाँ से ये ईडीएम आता है। हालांकि ओरिजिन से इतना समझ नहीं आएगा, मेन इसका यही समझ लो कि इसका मतलब क्या है। यूज़ कैसे करता है बताता हूँ। ज़्यादा नेगेटिवली यूज़ होता है। नेगेटिवली कैसे यूज़ होता है, यू कैन से ही वांटेड टू जॉइन द आर्मी बट ही फेल्ड टू मेक द ग्रेड। आर्मी ज्वाइन करना चाहता था मगर ही फेल्ड टू मेक द ग्रेड, मतलब उसकी शायद हाइट छोटी थी, आंखें कमज़ोर थी, यार वट एवर बी द रीज़न। ऑलराइट, तो मतलब जो एक रिक्वायरमेंट थी उसको मीट नहीं कर पाया। और हम ये भी कह सकते हैं माई सिस्टर वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर बट शी, सॉरी शी आएगा यहाँ पे, बट शी फेल टू मेक द ग्रेड। तो जो भी रिक्वायरमेंट थी उसकी, आपको मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए, यू हैव टू बी गुड एट दिस वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसकी, शी कुडंट फुलफिल देम एंड शी कुडंट मेक द ग्रेड। द नेक्स्ट इडियम इज ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अब देखो, इस इडियम का एक और वर्जन भी है, वाइज हेड ऑन यंग शोल्डर्स, बट वो इतना लोग यूज़ करते नहीं है। वैसे इस इडियम का मतलब काफ़ी हद तक सिंपल है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब कि एक सीजनड दिमाग वाला आदमी जो इतना बूढ़ा ना हो, जो ज़्यादा ओल्ड ना हो, काफ़ी हद तक यंग हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक यंग आदमी जो एक ओल्डर पर्सन की तरह बिहेव करता है एक्सपीरियंस के रूप में। ठीक है, ये मत समझ लेना कि बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है या कुछ और हम बात करें ना नेगेटिव वे, मतलब कि बहुत ही एक्सपीरियंस है उसको, जितना बोलना है ध्यान से बोलता है, डिसीजन ध्यान से लेता है, जो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया बहुत ही बढ़िया। ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे, आपको पता होगा, पेले। उन्होंने 17 की आयु में 1953 वर्ल्ड कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उस समय के हिसाब से वो यंगेस्ट प्लेयर थे उस वर्ल्ड कप में, और वो आगे जाकर उन्होंने अपनी टीम को बहुत ही सक्सेस की तरफ भी वो लेकर गए। तो हम कह सकते हैं कि पेले प्रूव्ड दैट ही वॉज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। 17 की एज में वो प्रेशर, वो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर कोई खरा उतर जाए, लोग एक्सपेक्ट करते नहीं है, बट पेले खरे उतरे। तो हम कह सकते हैं ही इज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स या अ वाइज हेड ऑन यंग शोल्डर्स।
अगला इडियम है ब्रेनस्टॉर्म। इसका कोई ओरिजिन नहीं है बट बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें लोग बहुत यूज़ करना पसंद करते हैं, स्पेशली जब लोग किसी टीम में काम कर रहे हो मिलके। तो ब्रेनस्टॉर्म का अर्थ होता है कि मिलकर कोई आइडिया के बारे में सोचना या किसी नई चीज़ के बारे में सोचना, खासकर एक ग्रुप के साथ। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, एम्प्लॉयज़ गेट टुगेदर एंड ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और नए आइडियाज़ को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं या कोई नई चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे आप अगर ब्रेन देखोगे ना यहाँ पे, तो इससे ही आप काफ़ी हद तक आंसर कर पाओगे। ब्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि दे आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज़। द नेक्स्ट इडियम इज़ फ्रॉम द ओल्ड स्कूल या ऑफ द ओल्ड स्कूल। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो, अब इस इडियम का कोई ओरिजिन नहीं है, अमेरिकन इडियम है। तो अमेरिकन इडियम्स की कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है कहीं से भी। वो काफ़ी बार इमोशंस या एक इंस्टिंक्टिवली किसी ने कुछ कह दिया उस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम द ओल्ड स्कूल इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान, अब अगर आप कहोगे इफ़ अ पर्सन इज़ फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, अगर आप ये कह रहे हो तो मतलब कि वो इंसान कोई ऐसे आइडियाज़ अभी भी लेके अपने मन में बैठा हुआ है या ऐसे आइडियाज़ अभी भी प्रैक्टिस करता है जो पुराने ज़माने में पॉपुलर थे या इम्पोर्टेंट थे, मगर अब उनको रेलेवेंट नहीं समझा जाता मॉडर्न ट्रेंड्स के हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव वे में यूज़ करोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी हो, वो कोई अमेरिकन आदमी हो, वो आज भी स्लेवरी पे बिलीव रखता हो, तो आप ये नहीं कहोगे ही इज़ फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, वो थोड़ा नेगेटिव होगा। ज़्यादातर इसको पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उनको जो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं उनको ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है इसके बारे में, माई टीचर वॉज फ्रॉम द ओल्ड स्कूल एंड डिडेंट बिलीव इन ट्रिक्स टू मेमोराइज थिंग्स। तो आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है स्टडिंग में, इट्स अबाउट ट्रिक्स, कि ये ट्रिक से ये याद कर लो, ये ट्रिक से ये याद कर लो। पुराने ज़माने के जो टीचर्स हैं, जो द टीचर्स आर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, ट्रिक्स वगैरह। वो सिंपल ये मानते हैं कि लिखो, प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंड इट एंड यू विल लर्न इट, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। द नेक्स्ट इडियम इज़ बुक वर्म। ये इसका हिंदी में हम कहते हैं किताबी कीड़ा। ये आपको हर लैंग्वेज, हर कल्चर में इसका एक वेरिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो किताबी कीड़ा मतलब कोई ऐसा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा रीडिंग करता हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा 24 घंटे बस किताबों में घुसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस है इसका, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं। माई फ्रेंड इज़ अ रियल बुक वर्म एंड कैन हैप्पीली स्पेंड द एंटायर डे इन हिज बेड रीडिंग बुक्स। तो आई थिंक हम में से किसी का कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जो सारा दिन अपने बेड में किताबें पढ़ते हुए वो सारा दिन बिता सकता है, और उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहेंगे, अ बुक वर्म। अगला इडियम है लर्न बाय हार्ट। अभी हमने बात करी लर्न बाय रोट के बारे में, ठीक है, उसका मतलब रट्टा मारना। लर्न बाय हार्ट उससे अलग है। व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग बाय हार्ट, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बस मैकेनिकली उसको टेम्परेरीली रट रहे हो या उसको बस काम चलाऊ तरीके से याद कर रहे हो। आप प्रॉपर तरीके से उसको लर्न कर रहे हो। When you learn something by heart, it means you are trying to memorize something so well that it can be written or recited without thinking. तो जब आप किसी चीज़ को when you learn it by heart, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो बिना किसी रिवीजन के, बिना ज़रा सोचने के, ठीक है। तो इसके बारे में एक बहुत ही एक अच्छा सेंटेंस बनाया हमने, इन ऑर्डर टू स्कोर। अब देखो मैंने यहाँ पे स्कोर लिखा है, ये एज ए वर्ब यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपसे अगर मान लो कोई पूछता है कि आपका एग्ज़ाम, अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हो, पूछता है कि हाउ वाज योर एग्ज़ाम, तो आप कह सकते हो आई थिंक आई विल स्कोर वेल, मतलब कि मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये कहने का तरीका होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इन ऑर्डर टू स्कोर मोर इन द CGL 2017 एग्ज़ाम माई फ्रेंड लर्नड 100 idioms बाय हार्ट। ऐसे याद कर लिया उसने के बस बिना सोचे उसको इमीडिएटली, बिना रिवीजन के उसको उसके टिप्स भी होंगी वो चीज़ें, ठीक है। द नेक्स्ट इडियम इज काउंट नोजेस। अब आप कहोगे काउंट नोजेस, नाक गिनना, ये इडियम कैसे हो गया, इसका क्या मतलब है। देखो, इसका मतलब होता है कि आसपास आपके जितने भी लोग हैं उनकी संख्या का हिसाब रखना कि कितने लोग हैं, ठीक है। अब नोज़ को क्यों यहाँ पे आ गई, नाक कहाँ से आ गई यहाँ पे। देखो, हर एक इंसान की एक नाक होती है। अब इससे रिलेटेड एक कोट भी है कि ओपिनियंस आर लाइक नोजेस, एवरीवन हैज़ वन। ओपिनियंस होती है टिप्पणी, हर किसी की अपनी टिप्पणी होती है, और
अब जैसे कि हर किसी की नाक होती है, हर किसी की अपनी टिप्पणी होती है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पे, तो वैसे इसको यूज़ करते हैं कि एक इंडिविजुअल को उसकी नाक से जोड़ा जाता है, ठीक है, कि एक बंदा है एक नाक है, ठीक है। तो ज़्यादातर जब स्कूल्स में लोग पिकनिक पे जाते हैं, बच्चे पिकनिक पे जाते हैं, मिल के जाते हैं, 60-70 बच्चे कहीं पर जा रहे हो, तो द टीचर्स हैव टू काउंट नोजेज ऑल द टाइम। उनको ध्यान रखना पड़ता है कि जितने बच्चे हम स्कूल से लेकर आए थे उतने ही प्ले ग्राउंड में हैं, या उतने भी जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे है ना, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही फनी और बढ़िया सेंटेंस है, whenever Rohan takes his 6 kids out for dinner, he keeps counting noses after every half an hour to make sure no one gets lost. तो रोहन के 6 बच्चे हैं, किसी के भी 6 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को बाहर घुमाने लेके जा रहा हो, तो हर आधे घंटे में वो क्या करेगा, ही विल कीप काउंटिंग नोजेस के 6 के 6 है ना, कोई इधर उधर कहीं चला तो नहीं गया, ठीक है। सो दिस इज काउंट नोजेस। अगला इडियम है ड्रॉ अ ब्लैंक। देखो इसका मतलब होता है, इसके दो मतलब निकल सकते हैं बट एसेंस सेम ही है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा, उस व्यक्ति ने कुछ जवाब नहीं दिया, अब देखो ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसा है कि वो सवाल ने उसको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दिया, या उसको पता नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हो, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, अगर कोई प्रयास कर रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, कुछ उसका रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो कि दैट रिसर्च ड्रू अ ब्लैंक। मान लो 2 साइंटिस्ट हैं, वो एक लंबी चौड़ी रिसर्च कर रहे हैं, उसका कोई निकला नहीं, कुछ रिजल्ट आया नहीं बाहर, तो आप कहोगे दैट रिजल्ट ड्रू अ ब्लैंक, कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं आया वापस। अच्छा, ज़्यादातर इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि किसी ने किसी से सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया, तो वहाँ पे कहते हैं ही ड्रू अ ब्लैंक। फॉर एग्जांपल, अब मान लो किसी का कोई फॉरेन फ्रेंड हो, रशियन मान लो, आई आस्क्ड माई रशियन फ्रेंड अबाउट हिज फेवरेट हिंदी मूवी एंड ही जस्ट ड्रू अ ब्लैंक। वो क्या, उसको समझ ही नहीं आया कि मैंने पूछा क्या है। कि हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि परहैप्स ही डजंट स्पीक इंग्लिश, तो शायद अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो मैं उसको कुछ बोलूँगा तो वो कहेगा क्या बोला, क्या, ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब टू गेट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अ क्वेश्चन। अगला आइडियम है पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। इसका मतलब होता है कि सीरियसली, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करना, ठीक है। वैसे कोई थिंकिंग कैप, मान लो क्या सोचने वाली टोपी कुछ होती नहीं है, इसको बस लोग ईडीएम की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ कैसे करते हैं आप ऐसे लिख सकते हो, आई नीड टू पुट माई थिंकिंग कैप ऑन टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा उसके बारे में, सिर्फ उसी पे ही आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो लोग इडियोमैटिकली लिख देते हैं वहाँ पे कि आई हैव टू पुट माई थिंकिंग कैप ऑन, अब मुझको एक सोचने वाले मोड में जाना होगा। अगला यहाँ पे इडियम है पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखो इसका मतलब होता है कोई भी टेस्ट, कोई भी परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करना, बहुत ही आसानी से, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस दिखाना। अब वैसे इसको ज़्यादातर आप देखोगे यूज़ करते हैं टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में, बट इसका जो ओरिजिन है वो मिलिट्री से आता है। पुराने ज़माने में जब कोई बैटलशिप, कोई जंग जीत कर वापस अपने देश आती थी, तो बहुत सारे झंडे लगे होते थे उस पर, ठीक है, और ऐसे लगता था कि बहुत सारे रंग उड़ रहे हैं, तो वहीं से इडियम आता है, कुछ खास कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका जो यूज़ कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। सचिन मस्ट हैव स्टडीड अ लॉन्ग टाइम, या फॉर आएगा सॉरी यहाँ पे, सचिन मस्ट हैव स्टडीड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही पास द टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं बहुत ही लंबे समय तक पढ़ा होगा, तभी उसने पूरा जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ पास किया। अगला आइडियम है स्कूल ऑफ थॉट। देखो वैसे जब स्कूल ऑफ थॉट की हम बात करते हैं, कोई प्रॉपर स्कूल होता नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है पर्टिकुलर वे ऑफ फिलॉसफी या एक स्टाइल ऑफ थिंकिंग, ठीक है, एक सोचने का एक तरीका। अब फॉर एग्जांपल गवर्नेंस है, उसके बारे में आपको पता है गवर्न कैसे करना है एक देश को, अलग अलग उसके तरीके हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा और है, जो डेमोक्रेसी में लोग बिलीव रखते हैं उनका और है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर आर मैनी स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन गवर्नेंस। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल स्कूल है जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वगैरह, नहीं, विचारधाराएं हैं, ठीक है, अ पर्टिकुलर वे और फिलॉसफी है। अगला इडियम है स्कूल समवन इन समथिंग। देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी काम में ट्रेन करना या डिसिप्लिन करना, ठीक है। तो अब इसका सिंपल सेंटेंस बनाया हमने, शी स्कूल्ड हर ब्रदर इन पेशेंस। धैर्य में उसने अपने जो भाई है उसको कोच किया कि आपको पेशेंस, धैर्यवान कैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर ये डिसिप्लिन से यूज़ होता है। आप कह सकते हो कि माई फादर स्कूल्ड मी इन पेशेंस या विजडम, या कुछ भी आपको कोई अच्छी चीज़ आपको लगे
जिसमें कोई आपको ट्रेन कर सकता है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो आई वॉज स्कूल्ड बाय समवन इन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। इसका मतलब होता है कि अगर आपको बहुत सारा कोई काम है किसी भी चीज़ का जो अभी कंप्लीट होना है, तो आप कहोगे वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च टू बी डन और मटेरियल टू गेट थ्रू। मतलब कि यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आवर टीम हैज़ डन सो वेल ओवर द पास्ट 2 weeks, वी हैव मैनेज टू कवर सो मच ग्राउंड दैट आई फील दिस प्रोग्राम मे बी रेडी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो मतलब बहुत सारा जो काम था, जो किया जाना था, उसको कंप्लीट किया जा चुका है। वी हैव मैनेज्ड टू कवर सो मच ग्राउंड। ठीक है। द नेक्स्ट इडियम इज स्कूल बॉय एरर। देखो, स्कूल बॉय एरर का मतलब होता है वेरी बेसिक और फुलिश मिस्टेक। स्कूल बॉय क्यों? देखो, स्कूल बॉय हम मानते हैं कि जब भी कोई स्कूल में होता है तो वो किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा होता है, कैसे करते हैं कोई चीज़, बहुत ही प्राइमरी स्टेज में होता है लर्निंग के, तो वहाँ पे उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स मजबूत किए जाते हैं। तो अगर कोई बहुत ही बेसिक मिस्टेक कर दे, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है बहुत ही बढ़िया, द बैट्समैन मेड अ स्कूल बॉय एरर एंड लॉस हिज विकेट टू अ बैड डिलीवरी। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो बल्लेबाज था उसने एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक करी, एक फुलिश मिस्टेक करी और अपनी विकेट गंवा दी एक बुरी बॉल पर। बुरी बॉल मतलब फुल टॉस थी, दूर ऑफ स्टंप पे जा रही थी और उस पर अपनी विकेट गंवा दी। तो उसने स्कूल बॉय एरर किया होगा, मतलब ऐसे ही बल्ला घुमा दिया होगा बिना देखे। तो सीधी सी बात है, उसने फंडामेंटल्स को ध्यान नहीं रखा। सो दिस इज स्कूल बॉय एरर, कोई बहुत ही बेसिक या फुलिश मिस्टेक। अगला इडियम है हिट द बुक्स। देखो, इसका मतलब होता है पढ़ाई शुरू करना। इससे सिमिलर एक इडियम है हिट द बेड। तो हिट द बेड का मतलब होगा नींद शुरू करना, सो जाना। ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, एज सुन एज द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नोटिफिकेशन केम आउट ऑल द एस्पिरेंट्स हिट द बुक। अब हिट का हिटेड तो होगा नहीं, ठीक है, हिट का हिट ही रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑल द एस्पिरेंट्स हिट द बुक। अब कोई आलसी आदमी है वो ये कहेगा कि आई विल हिट द बुक व्हेन देयर इज ओनली 1 week लेफ्ट। ठीक है, जब एक हफ्ता बचा होगा ना प्रिपरेशन के लिए, तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। तो आपको वो नहीं करना, यू हैव टू बी एन ईगर बीवर और बिल्कुल बीवर की तरह लगे रहो। अगला इडियम है टीचर्स पेट। अब देखो, टीचर्स पेट का मतलब होता है टीचर का फेवरेट स्टूडेंट, बट टीचर खुद तो बोलेगा नहीं कि टीचर्स पेट है। काफ़ी इनफॉर्मल इडियम है ये, ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में तो यूज़ होता नहीं है, हमारी इंग्लिश में यूज़ होता है। तो इसको बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, जिनको लगता है कि किसी स्टूडेंट को ज़्यादा एक प्रेफरेबल ट्रीटमेंट मिलती है, तो उसको वो बाकी सब बोलना स्टार्ट कर देंगे दैट स्टूडेंट इज़ द टीचर्स पेट। ठीक है। तो इस पर सेंटेंस बनाया हमने, शी ऑलवेज गेट्स रियली गुड मार्क्स, आई बेट इट्स बिकॉज शी इज़ टीचर्स पेट। तो हमेशा उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कोई ईर्ष्या में कह सकता है कि शायद वो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, और ख़राब अगर वे में कहना वे भी कह सकते हो टीचर्स पेट। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हिट द लाइक बटन। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आप कर सकें। और याद रखिएगा, स्टडी हार्ड और बी एन ईगर बीवर, और सेंटेंसेस ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सेंटेंसेस भी चेक करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।